नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का खास शो सरहद। आज के इस खास एपिसोड में देखिए सरहद के प्रहरियों की अगुवाई करने वाले आर्मी चीफ के साथ सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस खास पेशकश के दौरान टीवी 9 के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर सुमित चौधरी 7000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बिम्बर गली पहुंचे। वो संवेदनशील इलाका जहां से कुछ ही दूरी पर एलओसी के उस पार पाकिस्तान के आतंकी कैंप मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद रहे आर्मी चीफ मनोज पांडे। इस दौरान उन्होंने सर्विलांस रूम में सरहदी इलाकों का मुआयना किया और देश को भरोसा दिया कि दुश्मन लाख चाहे पर हमारी सरहद पर भी नहीं भटक सकता। आप भी देख लीजिए टीवी 9 भारतवर्ष पर भारतीय सेना के घातक रक्षक जो भारत की सरहदी सीमाओं की रक्षा में तैनात है। आज हमारे साथ होंगे खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज पांडे। क्या उद्देश्य है आपके इस फॉरवर्ड विजिट का? क्या आप देखने वाले हैं? लोगों ने अलर्ट भी रहना है ताकि जब भी जरूरत पड़े, ठीक है। इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वहाँ तक आवाज पहुँची होगी पार कि नहीं? मेरे ठीक पीछे जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पीओके का एरिया है। शौर्य, शक्ति, समर्पण, वतन के लिए जिसका तन मन अर्पण। आज सरहद के जांबाज सैनिकों के सेनापति यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे खुद एक बेहद खास मिशन को अंजाम देते दिखेंगे और टीवी के इतिहास में पहली बार उनके साथ होगा टीवी 9 भारतवर्ष। वो भी उस समर भूमि के बिल्कुल नजदीक जहां से शत्रु नापाक मंसूबों को पूरा करने की फिराक में रहता है। लेकिन थल सेना प्रमुख का ये अभियान देश के खिलाफ रची गई हर आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद कर देगा। कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाना है एक मुकाम जो मुकाम अभी बाकी है, करना है एक काम जो काम देश और सरहद के नाम अभी बाकी है। आज टीवी 9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है सरहद के उस हिस्से में जहां पर हम आपको सरहद के इन शूरवीरों से रूबरू कराएंगे। और आज हमारे साथ होंगे खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज पांडे, तो आज हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के साथ इस पूरे शो के अंदर या इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे और हमारी कोशिश होगी रूबरू कराना आपको उन सभी पहलुओं से जो आप तक आपने नहीं देखे होंगे। अपने नाम ऑपरेशन पराक्रम की कीर्ति दर्ज करने वाले आर्मी चीफ मनोज पांडे के साथ मुहिम की शुरुआत राजौरी के फॉरवर्ड इलाके से हुई।
यानी दुर्गम पहाड़ी और घने जंगलों वाला वो सरहदी इलाका जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, जहां से दुश्मन के भाड़े के आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। सर, आज हम आपके साथ इस फॉरवर्ड लोकेशन में आए हैं तो खास तौर पर आपके साथ रहेंगे पूरा दिन। क्या उद्देश्य है आपके इस फॉरवर्ड विजिट का, क्या आप देखने वाले हैं? सबसे पहले जितने भी इतनी विषम परिस्थिति में हमारे जवान और हमारे यूनिट्स जो यहाँ पर पूरे मुस्तैदी से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी करते हुए तैनात हैं, उनको मिलना और उनका मनोबल बढ़ाना, ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही में आज जितने भी यहाँ पर कमांडर्स हैं उनके साथ मिलकर मैं ज़मीनी हालत का जायज़ा लूँगा। हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा के बारे में सिचुएशन है उसकी समीक्षा करूँगा। और हाल ही में हमने कई नई टेक्नोलॉजी और कई नए उपकरण भी यहाँ पर इंडक्ट किए हैं, दोनों, जिसका कि इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल में और आंतरिक इलाकों में दोनों जगह पर हो रहा है। तो उसकी उपयोगिता के बारे में भी सबसे चर्चा करूँगा और साथ में कमांडर्स के साथ कई ऑपरेशनल इश्यूज़ पर और अन्य इश्यूज़ पर मेरी आज यहाँ चर्चा हो। और कल सुबह और कल पूरा दिन मैं हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में जाकर जवानों से मिलूँगा पोस्ट पर, उनसे सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में मुझे एक बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति की जरूरत। मैंने देखा है सर, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि एक बार ज़रूर हफ्ते में कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड लोकेशन पे ज़रूर जाएं और अपने जवानों से रूबरू ज़रूर हो। सुमित, अक्सर प्रयास यही है कि आप हेडक्वार्टर से जब बाहर निकलते हो और हमारे जो जवान जो इस तरह से मुश्किल इलाकों में तैनात है, उनसे जब आप मिलते हो तो मुझे लगता है मुझे अलग एक तरह से ऊर्जा या स्फूर्ति मिलती है। तो मैं हमेशा, और ख़ास करके इस इलाके में मैं पहले भी रहा हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है इधर आने का, मैं कभी पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। सर, आशा करते हैं कि आज हम आप तक, अपने दर्शकों तक ये सारी चीज़ें पहुंचा पाएंगे, तस्वीरें भी और वो ऐसे पहलू भी जो अब तक लोगों ने नहीं देखे। और कोशिश ये है कि इस पूरी विजिट के अंदर हम ना सिर्फ अपने बॉर्डर्स को दिखा पाएं, बल्कि सिविलियन एरियाज में भी जो आर्मी काम कर रही है उससे भी रूबरू करा पाएं जनता को। देखिए सुमित, जम्मू एंड कश्मीर का जो ये राजौरी पूंछ का जो सीमावर्ती इलाका है, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों कन्वेंशनल ऑपरेशंस के नज़रिए से और सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस, दोनों के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इस इलाके के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुर्गम पहाड़ी वाला इलाका है, जहाँ पर घने जंगल, नदी नाले जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगे हुए हैं। मौसम यहाँ पर अक्सर ख़राब रहता है और हमारे जो सीमा है या लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके दोनों तरफ कई गांव हैं जो कि जहाँ पर लोग आवास करते हैं, सिविलियन एरिया। तो सभी दृष्टि से मुझे लगता है ये एक चुनौतीपूर्ण और बहुत अहम इलाका है। और यदि आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो 47-48 में, 65 में, 1971 में यहाँ पर हमने कई एक्शंस देखे हैं और सफलता भी प्राप्त की है। तो हमारी या मेरे नज़रिए में ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। हम आपको बताएं कि आखिरकार आर्मी चीफ इस इलाके में क्यों आए हैं। उससे पहले आप इस इलाके की संवेदनशीलता और स्ट्रैटेजिक अहमियत को भी समझ लीजिए। TV9 भारतवर्ष की टीम जब यहाँ पर मौजूद है तो हम आपको ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये फॉरवर्ड एरिया है कहाँ। मेरे ठीक पीछे जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये POK का एरिया है। हालांकि जब से सीजफायर का दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट हुआ है या दोनों तरफ से लगातार शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद इन इलाकों में शांति बहाली है, लेकिन इन्हीं इलाकों का इस्तेमाल कर अक्सर पाकिस्तान की आर्मी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को भी पूरी तरीके से स्पॉन्सर करती है। और ये इलाका अगर आप देख रहे हो, एक गुंबद आपको नजर आ रही होगी, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, उसे मोहरा शरीफ कहते हैं। मोहरा शरीफ या मोहरा मस्जिद भी उसे कहा जाता है। और खास बात ये पूरा इलाका जो है
ये इन्हीं लॉन्च पैड से घिरा रहता है। माना यह भी जाता है कि इसी मोहरा शरीफ के आसपास जो बने घर हैं, वहीं पर अभी लगातार आतंकी आके ठहरते हैं और अभी यहीं से मेजर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कोशिश की जाती है। मेरे दूसरी तरफ, मेरे बिल्कुल पीछे जो पीक आप देख रहे हैं, ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, किला गोगा। और इसके ठीक पास में, यानी इसके बिल्कुल राइट पे अगर आप देख, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं बिल्कुल आपको, वो है बालाकोट। ये वो बालाकोट नहीं है जहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, लेकिन इस गांव का नाम भी बालाकोट है जो पीओके में पड़ती है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय हम कहां मौजूद हैं। हम पीओके के बिल्कुल पास मौजूद है। ये एकदम सबसे फॉरवर्ड लोकेशन है। और अगर आप देख रहे हो कि इस समय ये सारी एरिया जो है वो 16 पीओके ब्रिगेड के अंदर आती है, जो पाकिस्तान की वो ब्रिगेड है जिसको बहुत माना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा आतंकी इसी ब्रिगेड के अंदर आकर यहीं पर कैंप्स में रुकते हैं। और यही वो कैंप्स हैं जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर क्षण जहां पाकिस्तानी आतंकी षड्यंत्र रचता है, जहां से घुसपैठ कर पीठ पीछे वार करने की जरूरत होती है, वहां खुद जमीनी हालात का मुआयना जनरल मनोज पांडे करेंगे। लेकिन इससे पहले ब्रीफिंग रूम में सेना प्रमुख को ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद आसमान का सीना चीरते हुए हम 7000 फीट की ऊंचाई पर एलओसी के बेहद करीब भीमबर गली पहुंच गए। और अब इस खास पेशकश में हम वहां पहुंचे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल मनोज पांडे के साथ इस इलाके में, जिसे भीमबर गली या बीजी सेक्टर भी कहा जाता है। भीमबर गली वो इलाका है जो एलसी पर है, यहाँ जिस हम पोस्ट पर है, ये सबसे आगे की वो पोस्ट है जहां से एलओसी यानी आप कह सकते हैं तो बिल्कुल एलओसी के करीब है। और यहाँ से जो बॉर्डर फेंसिंग है वो महज कुछ ही मीटर है। अगर आप मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो कि किस तरीके से आप जो आर्मी चीफ है वो लैंड किए हैं। और अभी जिस हाइट पर हम मौजूद हैं ये करीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर है। हालांकि इस इलाके को बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से अक्सर जो आतंकी है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। दुश्मन के खिलाफ रक्षा कवच की भूमिका निभाने वाली इस अहम लोकेशन पर पहले आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात की। फिर सर्विलांस रूम में उन्हें सरहदी इलाकों के मौजूदा हालातों की जानकारी दी गई। सरहद पर अत्याधुनिक सर्विलांस और ड्रोन से निगरानी करने के बाद आर्मी चीफ ने उस आखिरी पोस्ट पर खुद जाकर मुआयना भी किया जहां से पाकिस्तान की नापाक हरकतों की जमीन साफ देखी जा सकती थी। इरादा और इशारा साफ था, हर आतंकी हरकत का जवाब करारा मिलेगा, बहुत करारा। सर अभी आप सर्विलेंस रूम से निकले हैं, आपने पूरा हर चीज़ का मुआयना किया, आपने रिव्यू मीटिंग भी ली, आपने पूरा देखा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको पूरा ब्रीफ किया गया। अभी आप सर्विलेंस क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया, क्या कुछ आपने देखा सिक्योरिटी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर हम सीमा रेखा और यहाँ पे जो स्थिति है एक तरह से पूरी तरह सामान्य है और पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। आपको याद होगा 2021 में शुरू में दोनों डीजीएमओ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी सीज फायर के बारे में।
मुझे आपको बताने में ये खुशी है कि वो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग या DGM अंडरस्टैंडिंग वो अभी भी होल्ड कर रही है, और जिसका फ़ायदा मेरी समझ में जो लोग दोनों तरफ सीमा रेखा के हैं उनको भी हो रहा है, क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शांति से जी रहे हैं। तो ये रही बात सीज फायर या DGM अंडरस्टैंडिंग की। जहाँ तक हमारी डिप्लॉयमेंट का सवाल है, दोनों सीमा रेखा पर जहाँ पर आज हम खड़े हैं और उसी तरह आंतरिक इलाकों में या हिंटरलैंड में वो एक मजबूत और रोबस्ट है, और इसके फलस्वरूप यहाँ पे जो भी पिछले 6-8 महीने में जो भी वाक़या हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, दोनों एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में और हिंटरलैंड में हमारी सेना ने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। और इसके तहत जो भी डायनामिक डिप्लॉयमेंट, यदि हमको कोई एडिशनल फोर्सेस यहाँ पे रखने होते हैं, हम एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय भी करते हैं, और रीडिप्लॉयमेंट भी उसी तरह से ये कंटिन्यूस एक तरह से प्रोसेस है। बॉर्डर एरियाज में पिछले काफी लंबे समय से LOC पर भले ही कोई सीज़फायर वॉयलेशन ना हुआ हो, लेकिन लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में ना सिर्फ ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं वो पेट्रोलिंग दिन रात करते हैं, बल्कि सर्विलेंस का भी खासा ध्यान रखा जाता है। अभी अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक AI सिस्टम है, यानी ये इंडियन आर्मी का खुद का बनाया हुआ AI सिस्टम है, जो ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि आखिरकार कोई भी शख्स अगर इनके AI रेडियस में आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई गाड़ी कैंप में आ रही है या फिर लोकेशन के पास आ रही है तो वो गाड़ी क्या सिविलियन है, क्या वो गाड़ी ऑथराइज है, क्या वो गाड़ी का नंबर पहले भी दिया जा चुका है, उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। ये सारा AI सिस्टम इसको वेरीफाई करता है और इन सारी डिटेल्स के बाद ही इनको लगातार मॉनिटर किया जाता है। अगर कोई भी संदिग्ध, कोई गाड़ी या कोई शख्स ऐसा होता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो फिर उसको तुरंत क्रॉस चेक किया जाता है, उसको रोका जाता है। अगर आप देखें तो कैसे सर्विलेंस किया जाता है, ये भी आप यहाँ पर देखें। ये फीड लगातार आती रहती है, ये ऑल वेदर फीड्स हैं, यानी ये लगातार फीड्स को यहाँ पर किसी भी मौसम के अंदर, यानी मौसम कितना भी खराब हो, बारिश हो, धुंध हो, ये लगातार सर्विलेंस कैमरा की मदद से सर्विलेंस किया जाता है। और ये फीड या फिर आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ बॉर्डर की पोस्ट पर, यानी बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर, बल्कि आगे कमांड सेंटर्स में भी देखी जा सकती है रियल टाइम में, यानी वहाँ पर भी एक शख्स बैठे हुए लगातार इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी, यानी कोई कोऑर्डिनेशन की कमी दोनों तरफ से ना रह जाए और किसी भी तरीके का मौका आतंकी को ना मिले कि वो घुसपैठ कर सके। यानी कई तरीकों से हर तरफ नजर रखी जाती है। मैं फिर आपको दिखा रहा था कि कैसे अलग अलग चीज़, यानी पूरे आप कह सकते हैं कि LOC के इलाकों को कैमरा से लैस कर दिया गया है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगा दिए गए हैं। अगर आप ये देखें तो लगातार ये भी देखी जाती है कि एनिमी की तरफ, यानी लगातार POK की तरफ कौन की कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, और किसी ऐसे रिहायशी इलाके में अगर कोई मूवमेंट बड़ी नज़र आती है तो उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है। आज जब हम आर्मी चीफ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तब हमारी ये कोशिश है आप तक ये भी दिखाना, आपको ये भी बताना कि आखिरकार इंडियन आर्मी किस तरीके से मॉडर्नाइज हो रही है, किस तरीके से उसकी चीज़ें बदल रही हैं। और ख़ास तौर पर ज़्यादा महत्व अब AI से ज़्यादा सर्विलेंस, इन सब चीज़ों को दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में टेररिस्ट हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए, एक कदम आगे रहने के लिए इंडियन आर्मी किस तरीके से प्रिपेयर है, ये भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। सर, आगे सर्विलेंस ने सबसे ज़्यादा मदद दी है इंडियन आर्मी को, खासतौर पे इन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से हम सर्विलेंस कर रहे हैं। अभी आप सर्विलेंस रूम से ही होकर आए हैं, क्या कुछ नए और आगे डेवलपमेंट किए जाएंगे सर्विलेंस को लेकर? क्योंकि मैन ऑन ग्राउंड तो हमेशा रहते हैं, हमेशा पेट्रोलिंग 24 घंटे चलते हैं, लेकिन सर्विलेंस को लेकर कुछ और नया आगे कुछ आने को देखने को मिल सकता है? तो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की जब हम बात करते हैं, सर्वेलेंस उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और सर्वेलेंस 2-3 इसके महत्वपूर्ण पहलू है कि सर्वेलेंस एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, ताकि सीमा रेखा पर जितना भी हमारा इलाका है वो हर इलाके को हम हमेशा निगरानी में रखें। दूसरा, सर्वेलेंस ऑल वेदर होना चाहिए, ताकि हर मौसम में, कभी यहाँ पर जैसे आपने देखा बादल होते हैं, कभी बारिश होती है,
तो इट हैज़ टू बी ऑल वेदर सर्वेलेंस। तीसरा, दोनों दिन के समय और रात के समय, तो ये भी, तो हमारे पास ये सर्वेलेंस के इस तरह से उपकरण या इक्विपमेंट होना चाहिए कि ये सब हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी इनपुट आता है सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उसको एक तरह से एक जगह पर इकट्ठा वो इनपुट्स आए और उसको सही इसमें एनालाइज किया पाए, और उसके बेस्ड ऑन दैट सर्वेलेंस इनपुट हम ऑपरेशन भी करते हैं। तो जैसे आपने देखा अभी सर्वेलेंस सेंटर में उसका यही मकसद है। और आपने पूछा कि क्या नए उपकरण इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा क्वाडकॉप्टर्स, ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस में हमने नए रेडार्स खरीदे हैं जो कि ख़राब वेदर में भी कारगर या कामयाब रहते हैं। एरियल सर्वेलेंस, वो भी एक आरपीएस है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, यूएवीज है, अलग अलग रेंजों में हमारे सर्वेलेंस की क्षमता में मैं समझता हूँ काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। यानी सर जो बाधा आती थी मौसम को लेकर, खराब मौसम को लेकर, उसको भी ओवरकम कर लिया गया, उससे भी निजात पाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम हमेशा तैयार इस चीज़ के लिए रहें। हाँ, पर टेक्नोलॉजी के अलावा जो सर्वेलेंस ह्यूमन ये होता है जो हमारे पोस्ट से हम करते हैं, तो वो उसका भी, उसकी अहमियत कोई कम नहीं होती। सो टेक्नोलॉजी ओनली सप्लीमेंट्स सर्वेलेंस व्हिच इज कैरिड आउट बाय आवर सोल्जर्स हु आर डिप्लॉयड। वो भी उतना ही सच है। यानी बदलते वक्त के साथ टेरर का मुकाबला करने के तरीके भी बदल रहे हैं। लेकिन सवाल है, सीमा पार मौजूद आतंकी कैंप्स का संपूर्ण सर्वनाश करने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? चीज जो एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया कि कैंप्स लगातार अब भी बढ़ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां, कैंप्स, उसको लेकर भी कोई ऑब्जर्वेशन, कुछ नया, कुछ ऐसा फीडबैक जो आया हो सामने आपके? हाँ, जैसे मैंने बताया कि डीजे में अंडरस्टैंडिंग जो सीमा रेखा पर वो हालांकि सक्सेसफुल है, पर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से वो अभी भी हमारी समझ में वो अभी भी इंटैक्ट है। इन्फिल्ट्रेशन के जो अटेम्प्ट्स है वो अभी भी हो रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। और हमारी तरफ से जो भी हमारी सीमा रेखा पर डिप्लॉयमेंट या फिर हिंटरलैंड में ऑपरेशंस है, वो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, यहाँ पर सेना के अलावा बीएसएफ भी है, जेके पुलिस भी है और कई इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही है। तो इन सब का पूरा तालमेल, कोऑर्डिनेशन और एक सिनर्जी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छे स्तर की है, और उसके फलस्वरूप जो भी यहाँ पर ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान आर्मी चीफ ने उन शूरवीरों से भी मुलाकात की जो सीमा पर हर मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कैप्टन गुंदा, you are here? आप एक बार खुद भी देख लीजिए कि भारतीय सेना ने कैसे एलओसी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है, जहां आसमान से, जमीन से और जमीन के गर्भ से किसी भी षड्यंत्र का जवाब दिया जा सके। कहते हैं कि भारत को अगर आत्मनिर्भर या फिर आगे डेवलप बनना है तो उसको ना सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि अपने वेपनरीज को भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। यानी हर चीज भारत में ही बननी चाहिए, और स्वाति रडार सिस्टम उसकी एक बड़ी झलक, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका बड़ा प्रमाण भी है। हालांकि ये स्वाति रडार सिस्टम लंबे समय से इंडियन आर्मी के पास है, लेकिन फॉरवर्ड लोकेशंस में किस तरीके से कारगर है सर, अगर आप हमें बताएं, क्योंकि हम इस फॉरवर्ड लोकेशन में जहाँ से कुछ ही मीटर, मतलब आप 100 मीटर दूरी पर हैं बॉर्डर से, क्या कुछ इसका फायदा होता है स्वाति रडार सिस्टम का?
इस एलसी इलाके की बात करें तो दुश्मन अगर फायर करता है तो विद इन 10 सेकेंड हम अपने ट्रुप्स को बता सकते हैं कि कहाँ से फायर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ पे वो राउंड गिरेगा। तो इसके लिए बहुत ही कारगर है हमारे एलसी इलाके में। और ये दुश्मन की मोटर को 20 किलोमीटर तक, आरटी गन्स को 30 किलोमीटर तक और रॉकेट्स को जो है 40 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ हम अपनी ओन आरटी के फायर को हम दुश्मन के ऊपर 30 किलोमीटर तक कारगर हम डाल सकते हैं, यानी पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से अभी ये कैसे आत्मनिर्भर भारत किया, फिर आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपने आप को किस तरीके से इन इलाकों में तैयार किया है। और खास बात ये कि ये डे और नाइट दोनों में सर्विलेंस कर सकता है। बॉर्डर एरियाज में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो कई बार आती है वेदर को लेकर। वेदर यानी अगर पैक्ड हो गया या फिर रात के समय सर्विलेंस किस तरीके से होगा, तो उसके लिए ये यूएवीज या फिर आप कह सकते हैं इसको ड्रोन कह सकते हैं कि आप इनको डिप्लॉय किया गया है। और खास बात ये भी कि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित हैं, यानी भारतीय कंपनियां ही इनको बना रही हैं और इनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी अब इन फॉरवर्ड लोकेशंस पे कर रही है ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ या फिर किसी भी तरीके की एडवर्सरीज को का जवाब देने के लिए तैयार रहा जा सके। तकनीक और हथियारों के अलावा पाकिस्तान की दुखती रग है खुशहाल कश्मीर। सर, अभी हम इन फॉरवर्ड इलाकों में हैं, कश्मीर के, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में पिछले कई सालों में शांति बहाली बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, विकास कितना ज़्यादा बड़ा है इन इलाकों में, फॉरवर्ड इलाकों में? सुमित, आपने पहले कश्मीर में बदलाव के बारे में पूछा, तो मैं कहना चाहूँगा पिछले 4 साल में जहाँ तक आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है या अंदरूनी इलाकों में इन द हिंटरलैंड, हमने देखा है देयर इज़ अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन। यदि आप वायलेंस पैरामीटर्स की तरफ देखें तो इसमें काफ़ी मात्रा में गिरावट आई है। सिवाय कुछ इंसिडेंट्स के मैं कहूँगा कि नॉर्मल सी एक तरह से काफ़ी हद तक बहाल हुई है। और इसकी वजह यह है कि हमारा आर्मी का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और बाकी एजेंसीज है, उनका जो एक तरह से यहाँ का कोऑर्डिनेशन, तालमेल और सिनर्जी है, मुझे लगता है इसके फलस्वरूप ये जो अभी हमको सिचुएशन दिख रही है, सिवाय के छुटपुट घटनाओं के, मुझे लगता है वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। जहाँ तक विकास की बात है, अब देखेंगे इस साल पर्यटकों की संख्या और द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर, दैट हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज। इस बार की जो अमरनाथ यात्रा थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से विदाउट एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट पार पड़ी है। उसके बाद G20 की जो समिट हुई है वो भी बिना कोई इंसिडेंट के यहाँ पर कश्मीर में ठीक तरह से पार पड़ी है। तो मुझे लगता है यहाँ के आवाम जो अलग अलग इनिशिएटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं उसके साथ पूरी तरह से मुझे लगता है जुड़े हुए हैं। और एक तरह से जो शांति या नॉर्मल सी बहाल होने के फलस्वरूप उसके जो नतीजे या रिजल्ट्स है, मुझे लगता है अभी आवाम को देखने में मिल रहे हैं, देखने को भी देख रहे हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा, उसमें भी मैं कहूँगा बॉर्डर एरियाज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी शामिल है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरवर्ड कनेक्टिविटी है, बाकी आपके हेलीपैड्स है, कम्युनिकेशन है, BTS टावर्स, आप मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए या पावर, इलेक्ट्रिसिटी की। तो मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी मात्रा में तेजी आई है। और जहाँ तक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अपनी जगह पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज तरक्की की राह पर कश्मीर चल रहा है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारी सेना को ही जाता है। हम हमेशा से यहाँ के आवाम से इनको पॉजिटिवली एंगेज करते रहे और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कई प्रतिभाशाली युवा बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ। हमने कई एक ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके तहत
ये जो भी प्रतिभाशाली लड़के हैं इनको या तो हम इंजीनियरिंग, मेडिसिन या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोचिंग देते हैं, और कोई स्पोर्ट्स में यदि अच्छे है, कोई कल्चरल इसमें कोई उनका हुनर है, तो उनको भी एक तरह से हम मंच या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. So that has been our contribution as to how you engage positively with the local population. तेजी से बदलते हुए वक्त में सेना भविष्य के साथ भी तालमेल बना रही है. सर, हमने जब शांति वाली की हम बात करते हैं तो एक और कहते हैं शांति वाली एक प्रक्रिया होती है मॉडर्नाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, और आर्मी का तो इस साल का थीम भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, मॉडर्नाइजेशन ही है. अभी उस बात के ऊपर, उस पथ पर किस तरीके से इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही है? आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण. मेरी समझ में आधुनिकरण और साथ में नीश या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को अपनाना ये बेहद ज़रूरी हो गया है. और जैसे आपने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने रोड मैप बनाया है उसमें मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन एक बहुत इम्पोर्टेंट या अहम स्तंभ है, और इसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं और एक कहना चाहूँगा, जब हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं तो युद्ध क्षेत्र और युद्ध के हर एक कार्य क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का स्कोप है. उदाहरण के तौर पर यदि आप एक इन्फेंट्री जवान को देखें तो उसको किस तरह से हम उसका प्रोटेक्शन, उसका सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, उसका हथियार, कम्युनिकेशन, उसका सिचुएशनल अवेयरनेस हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं. आर्टिलरी में किस तरह से हम प्रिसिजन एम्यूनिशन, लॉन्ग रेंज एम्यूनिशन ला सकते हैं, या फिर ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन, इसका भी इस्तेमाल आजकल ना सिर्फ सर्वेलेंस के लिए बट टारगेटिंग के लिए भी हो सकता है और हुआ भी है. जैसे ड्रोन्स आए हैं तो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर स्पूफर्स हो या जैमर्स हो, वो भी उसी तरह से उतने ही अहम हुए. कम्युनिकेशन के लिए आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, 5G टेक्नोलॉजी है. तो मेरा कहने का मकसद हर एक युद्ध के कार्य क्षेत्र में, इंक्लूडिंग फॉर प्रोटेक्शन, कि कैसे किस तरह से बख्तरबंद प्रोटेक्टेड गाड़ियाँ आप इन्फेंट्री को आगे तक ले जा सकते हैं. तो इन सभी इलाकों में और क्षेत्रों में हमने इस पर ध्यान दिया है. टोटल मिलाकर हमने 47 ऐसी नीश टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई की है, और एक तरह से उसका रोड मैप भी बनाया है कि कैसे एक टाइम बाउंड या समयबद्ध तरीके से हम इसको अडॉप्ट करें. और ये सारे आत्मनिर्भर, मतलब सारे. हाँ, तो आत्मनिर्भरता का भी इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि आजकल आपको पता है हमारे देश में तकरीबन सभी तरह के टेक्नोलॉजी उपलब्ध है. नए यंग ब्राइट स्टूडेंट्स है. हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो मैं कहना चाहूँगा वो बहुत ही तत्पर, सक्षम है, एंड दे हैव डिलीवर्ड, दे हैव कम अप इन अ बिग वे. तो इस तरह से जो आत्मनिर्भरता के तहत जो भी हमको देश में उपलब्ध है उसका हम सही मायने में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं. आर्मी चीफ ने सैन्य मोर्चे से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां हमसे साझा की. हमने एकेडमिया जैसे IITs है उनके साथ प्रोएक्टिव एंगेज करना शुरू किया है. हमने इंडियन आर्मी सेल्स IIT और IISc में खोले हैं, तो दैट हैज़ बीन अ पॉजिटिव स्टेप. हमने अलग अलग जगह पर अभी तक 3 रीजनल टेक्नोलॉजी नोड्स खोले. सो दे आर आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द लोकल इंडस्ट्री, विद द स्टार्टअप्स, विद द एकेडमिया. तो मुझे लगता है इन सब दिशा में वी आर मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे. इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, ये हमको एक प्रोविजन मिला है अभी टू एसेंशियली मीट आवर इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स इन बॉर्डर एरिया. सर, आपका सादा सवेर मुझे पता है आपको ब्रीफिंग के लिए जाना है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये बात भी बड़ी जेन्युइन है. आपने बताया कि एक इन्फ्यूजन हम कर रहे हैं
मतलब आप देख जिस तरह सिनर्जी आप रियल टाइम में इसी को कहते हैं कि आप सारे रिसोर्सेज को देश के प्लेटफॉर्म पे लेकर आए जहाँ पर सबकी मदद हो सके, ना सिर्फ आर्मी बल्कि सिविलियंस की। आपकी ये बहुत अहम चीज है और मैं इस पर जोर देके कहना चाहता हूँ कि वी वांट टू प्रोएक्टिवली एंगेज विद अदर एजेंसीज विद इन द डिफेंस इकोसिस्टम्स और डिफेंस इकोसिस्टम के बाहर बाकी डिपार्टमेंट्स है, बाकी एजेंसीज है, तो जितना हम आउटरीच उनके पास पहुंचे, जितना ज्यादा एंगेज करेंगे, मुझे लगता है हमारे आउटकम्स, आवर डिलीवरेबल्स विल बी दैट मच मोर। आई होप सो। हम आशा करते हैं कि जल्दी ये चीजें देखने को मिले और एक नई आर्मी या फिर एक ट्रांसफॉर्म या मॉडर्न आर्मी हम लोगों को देखने को भी मिले। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है, मैं भरोसा भी देना चाहता हूँ आपको दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। फॉरवर्ड विजिट के आखिर में आर्मी चीफ ने बताया कि दौरे से उन्हें क्या पता चला। सर, अभी आप जवानों के साथ मिले, क्या कुछ जानते हैं जब आप ऐसे फॉरवर्ड लोकेशन में आते हैं, सरहद पर आते हैं, क्या कुछ जानते हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या मुश्किलें हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये भी मकसद होता है कि उनसे मैं बात करूं, उनका मनोबल बढ़ाऊं, उनको शाबाशी दूं, और ये और एक अवसर है जिससे कि मैं इनके साथ बाकी जो कई हमारे विषय है उसके बारे में मेरे विचार उनके साथ साझा करूं। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, इसके लिए मैं जवानों से हमेशा कोशिश करता हूँ बात करने के। सर, आपको कभी अपना टाइम भी याद आता है जब आपका पहले कमांडर ने आपके साथ इंटरेक्ट किया हो, कैसी बातें जो आप याद रखते हैं कि आप मेरे साथ कैसे होता था? वो एक अच्छी बात है, जब फॉरवर्ड एरिया में आप रहते हो तो आपके पुराने दिन, जब आप इन तरह से ये रहते हो जहाँ पे रहे हो, तो उसकी यादें ताज़ा होती है। और जैसे मैंने आपको कल बताया कि इससे एक नई ऊर्जा या स्फूर्ति मिलती है जब आप अपने हेडक्वार्टर से बाहर हैं। क्या कुछ संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे जब आप? मैं तो पहले बताना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा रक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समर्पित भी है, और देश की प्रगति और विकास किसी भी सूरत में सुरक्षा के कारण हम बाधा नहीं आने देंगे। और देशवासियों का विश्वास और प्रोत्साहन है क्योंकि हमको और हमारा काम अच्छा करने में ज़्यादा एनर्जी देता है। सर, आपने हमको टाइम दिया और हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा दिखाएं अपने देश को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जज्बा ऐसा वतन पे कुर्बान है, आसमान गवाह है कि सरहद पर खड़े हिंद के ये जवान है। आज TV9 भारतवर्ष की टीम आपको लेकर आई थी सरहद के उस इलाके में जहां पर हमारे साथ खुद मौजूद थे आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, और हमने जाना कि आखिरकार हमारे सरहद पे ये खड़े नौजवान हमारे किस तरीके से रहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे आर्मी चीफ, और मैं आपको बता रहा था कि कैसे आर्मी चीफ यहाँ से फॉरवर्ड लोकेशन पर निकाले, और आज हमारी टीम ने कोशिश की हम सभी पहलुओं को आपको बताने में, दिखाने में, जो अब तक आपने नहीं देखा। महत्वपूर्ण ये था कि ये भी दिखाना कि कैसे सरहद की ये जिंदगी होती है। अब चीजें इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी नए खास